स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास है यूजीसी की, जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। और ये प्रश्न मैंने आप लोगों से जो है यूनिट नंबर सेकंड से लिया है, और कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम में चर्चा कर चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 30 तक किया है। अब हम आज बात करेंगे 31 से। क्वेश्चन है हमारे सामने कि अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? फ्रैंकल और रोलो मे, किर्केगार्ड और अल्फ्रेड एडलर। तो आप जरा मुझे बताएं यहाँ पे 31 का। जी फ्रैंकल। हाँ, 31 का अगर आप लोग जवाब दे रहे हैं फ्रैंकल से संबंधित, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्रैंकल ने एक चीज बताया था, उन्होंने सत्तावादी को जिक्र किया था। किसी को याद है फ्रैंकल का स्टेटमेंट? बताएं, किसी को भी याद नहीं है फ्रैंकल का? अस्तित्ववादी में इन्होंने, फ्रैंकल ने सत्ता शक्ति की बात की थी, है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट विद्वान है, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना, फ्रैंकल। और ये जो है अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है, ये फ्रैंकल का ही दिया गया सिद्धांत है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रैंकल का। अभी मैंने प्रश्न करवा रहा था तो वहाँ पे बताया था बच्चों को, फ्रैंकल का आया हुआ था। तो जब कभी सत्ता शक्ति, सत्तावादी व्यक्तित्व, इस तरीके की जब कभी बात आती है तो फ्रैंकल का ही नाम आता है, याद रखेंगे आप सभी लोग इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पहला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। द मीनिंग ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, है ना। कब डैश की विशिष्ट शोध रचना मानी जाती है? बताइए। रोलो मे, फ्रैंकल और अल्फ्रेड एल्डर और किर्केगार्ड। नाम बताएं। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। सर रोलो में, ओके। चलिए और भी बताएं। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको एक बार ज्वाइन कर लूँ। स्वाति शर्मा, चलिए बताइए। और भी कोई लोग यहाँ? अगर आपने बताया है रोलो मे का नाम, तो आपने सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला फिर सही हो जाएगा। तो द मीनिंग ऑफ एंजाइटी रोलो मे की एक विशिष्ट शोध रचना मानी जाती है ना। इन्होंने समान व्यवहार असमान व्यवहार के बारे में भी जिक्र किया है। तो वहां पर इन्होंने एक शोध किया था कि चिंता के बारे में, कि चिंता है क्या चीज, ये किस टाइप की बीमारी है, उसके बारे में जिक्र किया है रोलो मे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में कि रोलो मे द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखिए ये व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, है ना। तो जैसे व्यक्तित्व का सिद्धांत में आपने मनोविश्लेषण का सिद्धांत पढ़ा है, स्वप्न विश्लेषण, पैराफ्रेजम, मनोचिकित्सा, है ना, जो है मनोविश्लेषक चिकित्सा। और जब आप व्यक्तित्व के अप्रोचेस में जाते हैं तो आप देखते हैं संज्ञानात्मक अप्रोच, कॉग्निटिव। फिर आप नाम पढ़ते हैं नव विश्लेषणात्मक में कैरन हॉर्ने का नाम, फ्रॉम का नाम और सुलिवान का नाम। हालांकि और भी लोग आते हैं, केवल उन्हीं का नाम नहीं आता है, और भी विद्वान हैं, उनके भी नाम आते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में देखते हैं तो पावलोव, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, इनका नाम आ जाता है। जब हम देखते हैं मानवतावादी सिद्धांत को, तो फ्रैंकल, कार्ल रोजर्स और रोलो मे के नाम देखने को मिलता है। तो जो मानवतावादी सिद्धांत के आधार पे था, वो बेसिकली व्यक्तित्व पर आधारित था। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 का अगर आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा तो बताना कि इनका जो रोलो मे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था व्यक्तित्व का सिद्धांत, इन्होंने व्याख्या किया था कि भाई मौलिक संप्रत्यों के नियम के बारे में, व्यक्तित्व का मापन को लेकर और व्यक्तित्व के विकास को लेकर।
तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका सभी के सभी आपका करेक्ट हो जाएगा रोलोमे का। व्यक्तित्व के सांवृत्तिक सिद्धांत, देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। सांवृत्तिक सिद्धांत देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जो व्यक्तित्व का विकास है, उस व्यक्तित्व के विकास में कार्ल रोजर्स ने आत्म और व्यक्तित्व की अनुभूति में जो है संगतता को महत्वपूर्ण बताया था, इम्पोर्टेंस बताया था। तो उस समय जो व्यक्तित्व का संवृत्तिक सिद्धांत था वो बेसिकली आत्म संप्रत्यय को लेकर यथावत बनाए रखना। तो बताइए जरा ये किस विद्वान ने बात किया है? कार्ल रोजर्स की, रोलोमे की, फ्रेंकल की, अब्राहम मैस्लो? बताइए। 35, 34। कार्ल रोजर्स, क्या नाम लेंगे? कार्ल रोजर्स नाम लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? कार्ल रोजर्स के बताएं कितने भागों में डिवाइड किया गया है कार्ल रोजर्स का? तीन। कौन कौन से नाम बताने? नाम बताएं आप। तीन उसके कौन कौन से हैं जिन्होंने इस पे जिक्र किया था कार्ल रोजर्स ने? व्यक्तित्व का जी, वो एक तो स्थायी पहलू होते हैं, प्राणी और आत्मन आपने बताया था। प्राणी हाँ, और कल, हाँ, हाँ, एक तर विकास होता है, एक गति होता है। हाँ। एक आपने बताया जो बहुत बढ़िया है कि एक अस्थाई पहलू होता है व्यक्तित्व का, और एक व्यक्तित्व का विकास बताया है, बहुत बढ़िया, और एक व्यक्तित्व की गति की, बोला बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये ऐसे जो हैं तीन पहलू देखने को मिलते हैं। अब उन व्यक्तित्व के अस्थाई विकास की बात जब हम करते हैं, उनके पहलू की बात करते हैं, तो भी उसके अंतर्गत भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्राणी, आत्मसंप्रत्यय, आदर्श, आत्मन, इससे शब्द मिलते हैं। व्यक्तित्व के विकास में हम जब देखते हैं तो उसमें विकृति में व्यक्ति अपनी अनुभूति का किस तरीके से अनुपयुक्त की व्याख्या कर रहा है, उसको देखते हैं हम लोग। तो व्यक्तित्व के विकास में ये भी क्रियाविधि होती है। और जब हम व्यक्तित्व की गति की बात करते हैं, अभी आपने बताया, तो संवृत्तिक आवश्यकता देखी जाती है और अनुरक्षण देखा जाता है। तीन चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो बताइए जरा कौन सा सिद्धांत नहीं शामिल है? क्या व्यक्तित्व का अभिप्रेरणा और पदानुक्रम का मॉडल ये शामिल रहेगा? बिल्कुल शामिल रहेगा। स्वास्थ्य व्यक्तित्व शामिल रहेगा। व्यक्तित्व का मापन एवं शोध भी शामिल रहेगा। और व्यक्तित्व का विकास, देखिए व्यक्तित्व का विकास की बात अगर हम करते हैं तो ये मैस्लो का, हाँ ये मैस्लो का नहीं है, ये किसका है? कार्ल रोजर्स का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में कि पदानुक्रम मॉडल में 5 स्तर में से शामिल नहीं है। 5 स्तर मैंने आप लोगों को पिरामिड के माध्यम से बताया भी है, इसकी किताब का नाम भी जिक्र किया था। तो 1954 में, 1954 में। आप बताइएगा जरा कि दैहिक और शारीरिक आवश्यकता वाला है? बिल्कुल है, पहला ही स्टेज यही है आपका। सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकता अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है। संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता या तात्मिकता की आवश्यकता पूछता है तो ये भी है। लेकिन प्रेरणा का अध्ययन नहीं था, आत्मसम्मान था और आत्म सिद्धि थी। तो ये 5 ऐसी बातें किया है, ना कि अभिप्रेरणा का अध्ययन की बात किया। इसलिए आपका ये गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 का डी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक का मानना है कि व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार
तथा उसके वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। बताइए ऐसा कौन सा ऐसा विद्वान है जो व्यवहारवादी विचारक हो, जो व्यवहार समझने के लिए हमें मानव का व्यवहार समझना और उसके वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। बताइए 38 का। बीएफ स्किनर या व्यवहारवादी तो मैंने पहले ही बोल दिया। बीएफ स्किनर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट माना जाएगा। अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, देखिए ये किताब है मोटिवेशन का, ना कि अभिप्रेरणा की अध्ययन है। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अभिप्रेरणा का अध्ययन भी हो सकता हुआ होगा, क्योंकि मोटिवेशन की किताब है उसकी। तो जरा मुझे बताइए ये किताब किस विद्वान ने जो है इसकी रचना की है। 39 का। मैस्लो। हाँ सर। मैस्लो का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामान्य व्यवहार व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों में व्यय तथा हानि से सहचरित होता है। ये परिभाषा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप ध्यान रखिए डूरंड एक विद्वान है, इन्होंने ये परिभाषा दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ा चुका हूँ। निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है, आपको बताना है। बताइए। सर डी। डी। ओके। मध्य व्यवस्था है सर, 25 से 65 ये वाला नहीं है। ओके। देखिए इस बात से आप सहमत होंगे, खेल की अवस्था 4 वर्ष की स्कूल होती ही है। क्रीड़ा अवस्था भी आप सहमत होंगे 6 से 12 वर्ष होती है, यानी पहला दूसरा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आई है सी में और डी में, है ना। देखिए 15 से 16 अगर हम बात करते हैं तो ये तो किशोरावस्था का पार्ट माना जाता है। और किशोरावस्था को आप बताइए जरा, अगर मैं यहीं पे पूर्व किशोरावस्था कहूँ और एक उत्तर किशोरावस्था बोलूँ, तो पूर्व किशोरावस्था को आप अल्पवयस्कता बोल सकते हैं, है ना। आप और आप पूर्व किशोरावस्था को ही नहीं बल्कि आप किशोरावस्था को भी बोल सकते हो, अल्पवयस्कावस्था। तो ये आपका सही हो जाएगा, सी वाला भी। बात है क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, गलत चुनाव करना है, मैं सही बोल दिया हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था आती है, उसके बाद आती है। इसका कोई नाम नहीं है कि अल्पवयस्क अवस्था, है ना, कोई नाम नहीं है। सर इसमें यही तो पूछा है कि कौन सा सही मैच नहीं है, तो यही सी वाला मैच नहीं है ना सही। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, यही आपसे कह रहा हूँ कि किशोरावस्था के बाद आएगी। आप ऐसा मत करिएगा कि किशोरावस्था अल्पावस्था के बारे में। वयस्क अवस्था, वयस्क मतलब तो एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे व्यक्ति जो होता है वहाँ पे शादी वगैरह हो जाती है, एडल्ट हो जाता है, पारिवारिक व्यक्ति हो जाता है वो वयस्क में, ठीक है। और आप अल्पवयस्क कह रहे हो तो ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, कहीं मिला ही नहीं है लिखा हुआ कि अल्पवयस्क। वयस्क मिलता है, वयस संधि मिलता है, तरुणाई अवस्था मिलता है, परंतु नहीं, ये गलत जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बल्कि आपका डी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वाली जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो आप कह सकते हो कि भाई वयस्कावस्था फिर मध्यवयस्कावस्था, ठीक है। क्योंकि किशोरावस्था 12 से 18 चलती है, 18 के बाद वाली अवस्था जो होगी वयस्क वाली होगी वो, और उसके बाद 25 ले लिया उसने, 25 से 65 वाला मध्य वयस्क अवस्था कह दिया। तो ये सत्य है, आपका डी सही है, बी सही है, ए सही है, सी गलत है। यह हमें पहचान करनी थी नहीं से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सम्मिलित है। चरित्र। अब बताइए जरा, चरित्र को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ये ज्ञानात्मक व्यवहार को बताता है चरित्र? जी सर। देखिए यहाँ पे युग में सम्मिलित हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे सही का चुनाव करना, बाकी गलत है।
और चरित्र ज्ञान का नहीं बताता। ज्ञान थोड़ी ना, चरित्र से ज्ञान से क्या, ज्ञान नहीं, नहीं व्यवहार सर, क्या चरित्र उससे। से ज्ञान का बुद्धि से होता है। हाँ, का ज्ञान तो बुद्धि से हो सकते हैं, वेरी गुड, ये आप कह सकते थे, आईक्यू से हो सकता था। चरित्र से ज्ञान से बिल्कुल कोई संबंध नहीं। भावनात्मक से जुड़े। अच्छा, देखते हैं। शारीरिक बनावट जो होता है, क्या क्रियात्मक रूपरेखा हो सकती है? नो, शारीरिक बनावट क्रियात्मक रूपरेखा से थोड़ी ना है कि जो ज्यादा काम करेगा तो उसकी शारीरिक बनावट भी उसी तरीके से बड़ा विशाल टाइप का होगा, ऐसा मतलब कुछ। सी वाला सम्मिलित है बच्चे स्वभाव भावात्मक वाला। अच्छा, स्वभाव, हाँ ये आपने सही बोला ये कि सही जो है सर, स्वभाव है वो भावनात्मक भावनात्मक व्यवहार से सही मैच करता है। यह मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि स्वभाव भावनात्मक व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है। बात आई बुद्ध, जन्मजात शारीरिक जो है, शारीरिक ढांचे, ये गलत जवाब है ना। ऑप्शन आपका अगर कोई सत्य है तो सी वाला सही है, यहाँ पे सही का चुनाव करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। मैं पढ़ा चुका हूँ 43 को। एरिक इरेक्शन, इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? हाँ, ए का वन। बात करते हैं कार्ल रोजर्स का। तो कार्ल रोजर्स, देखो कार्ल रोजर्स ने बात तो किया है कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा के बारे में। इसका दृश्य प्रपंच शास्त्र एक सिद्धांत भी है ना, याद रखिएगा इसके सिद्धांत को। और इसी की जो ये मैं आपको भी बोला हूं, इस सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को आप कह सकते हो कि व्यक्तित्व का संवृत्तिक सिद्धांत, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रपंच शास्त्र का सिद्धांत कार्ल रोजर्स का ही है, याद रखना। मानवीय सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। व्यवहार, अगर हम बात करते हैं व्यवहारवादी शिक्षण का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो यह बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही रहेगा। ये सीधा सीधा मैच किया गया है, सीधा सीधा मैच किया गया है ना, ठीक है। बताइए। जी सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 44। अब 44 क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सिद्धांत एक तरफ है, एक तरफ प्रतिपादक है। बताइए जरा, पहले तो सरल को पकड़िए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल, यहां पे अगर आप कहते हैं सिगमंड फ्राइड तो सही है। अधिगम का सिद्धांत बीएफ स्किनर, सही है आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं घटना विज्ञान संबंधी, कार्ल रोजर्स। मान्य अभिप्रेरणा का, देखो अभिप्रेरणा का सिद्धांत कह सकते हो, उससे संबंधित कह सकते हो, किताब का नाम कह सकते हो, परंतु सिद्धांत का पार्ट में इसके अध्ययन की बात नहीं की गई है, ठीक है। आपका ये मैस्लो का हो जाएगा। सही जवाब पहले का 3 है, पहले का 3 ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरे का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4, तो दूसरे का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे का 2, तीसरे का 2, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला सही, बी सर करेक्ट है। जरा बताइए, 10 महीने तक का शिशु, 10 महीने तक का शिशु सार्थक भाषा समझता है? घर में कभी ट्राई किया? सार्थक, अरे सार्थक भाषा ये है कि मम्मा ये है, पापा ये है, तुम्हारे नाना है। नहीं समझता है। अच्छा, प्रथम शब्द आरंभ करता है? हाँ जी अच्छा, सर। चलिए ठीक। सामान्य संकेतों का प्रयोग करता है? सामान्य संकेत तो होगा नहीं, वाक्य की रचना होगी नहीं, है ना। प्रथम शब्द का हो जाएगा। प्रथम शब्द का हो सकता है। अच्छा, और 10 महीने से पहले का शिशु, तो बताइए 10 महीने का जो पहले का शिशु है, ये ऑप्शन नंबर इससे मैच नहीं करेगा क्या? हो सकता है, एक अगर बात करें यहाँ पे। और अच्छा, और भी देखते हैं,
10 महीने तक का शिशु है क्या ये? पहले इजी पकड़ते हैं, 3 वर्ष तक का शिशु। वाक्य रचना उसी का 4 हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ना कि 3, 4 और हाँ 3 अब ये सी का 4 पकड़िए, सी का 4 कहाँ पे है? फर्स्ट में है सर। सी का 4 इसमें में है। सर ए अच्छा ऑप्शन नंबर केवल एक ही है यहाँ पे। चलिए अब इसके आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। अगर मैंने कहा कि 10 महीने तक का शिशु और 10 से 14 महीने तक का शिशु और 3 वर्ष तक का शिशु तो हो गया क्लियर। 10 महीने से पहले, अब 10 महीने से पहले में यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन ऊट पटांग दिया गया है। नहीं सर, ये सामान्य संकेतों का प्रयोग ठीक होगा सर, वो मुंह करके संकेत तो करता है सर, ये सही है सर। अच्छा। ये वाला ही सही होगा, इसका ए वाला ही। अगर अच्छा आप तो उस पे थोड़ा यदि सा ध्यान देंगे, वो संकेत करता है सर, मुंह करके किसी चीज की तरफ इशारा डी, करता है। अगर हम मैं कहूँ 10 महीने से पहले का शिशु तो आप सामान्य संकेत की तरफ बात कर रहे हैं, यानी यहाँ डी का 3 और सी का 4। अब बचा ए और बी। 10 से 14 महीने तक का शिशु, तो बताइए 10 से 14 महीने का शिशु जो होगा सार्थक भाषा समझेगा, सार्थक भाषा समझेगा ना। हाँ सार्थक भाषा समझेगा और ए का फर्स्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट हो जाएगा, तो ए का 1 बी का 2। ये मैं कह रहा हूँ ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, हाँ ये सही है, ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे आया हुआ है, ये ऑप्शन सही है। ये सत्य भी, आप सोचो भी, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग भी करें। सार्थक का मतलब होता है जैसे आम, पापा, माता, है ना, ऐसी बात होती है, ऐसी चीजें होती है ना। तो इसलिए आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। चार्जर निकाल, बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। हाँ चलो ठीक, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने। कह रहा है एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। बताइए जरा, व्यवहार क्या उपलब्धि और सामाजिक स्वीकृति एवं शक्ति को बताएगा? अचीवमेंट, सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में, पावर के बारे में क्या व्यवहार बताता है? क्या व्यवहार व्यक्ति की क्रियाओं के बारे में बात करता है, उसकी गतिशीलता के बारे में? क्या व्यवहार मनोवृत्ति का विकास करता है? देखो व्यवहार की बात करते अगर हम लोग तो एटीट्यूड बताता है, एटीट्यूड का डेवलप करता है। इसलिए आप कह लीजिए कि भाई डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, ये आपका बिहेवियर से मैच कर जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले का जो है तीसरा मैच हो जाएगा। अब ये देखो सीखना है, सीखना क्या है? सीखना एक मानसिक प्रक्रिया, लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, और संप्रेरणा एक है। हाँ अब ध्यान दीजिए, संप्रेरणा जो है व्यक्ति की एक्टिविटी की गतिशील यानी एक डायनेमिक क्रियाविधि है, बनती है। ये आपका सही है। हाँ मनोसामाजिक आवश्यकता वाला तो ये जाहिर सी बात है उपलब्धि, सामाजिक स्वीकृति हो सकती है। ये तो आपका सही ही होगा, है ना। इसलिए मैं आपसे कहूँगा हाँ कि ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करें आप लोग, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। चरित्र, क्या बताइए, चरित्र रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन ये? अच्छा चलो देखते हैं। चरित्र क्या ज्ञानात्मक व्यवहार से होगा? ओके, अगर आप क्रियात्मक की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये मेरे हिसाब से रिपीटेड है। ये स्वभाव की अगर हम बात करते हैं तो स्वभाव की बात करें तो ये देखो भावनात्मक बन जाएगा आपका। बुद्धि की बात करेंगे तो किसी ने बच्चे ने बोला भी था अभी, ज्ञान, शाबाश। शारीरिक बनावट की बात करते हैं तो जन्मजात शारीरिक रचनाएं हो जाती हैं, ढांचे या संरचना आप कहते हैं। कौन सा ऑप्शन गया है बताइए? ए बी बी बी। एक मिनट यार, एक का डी है, ए गया है क्या? ये पहले तो डी होगा ना। अच्छा 1 का 4 है। हाँ ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। हाँ
चलिए डी, डी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। चलिए एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कह रहा है आपसे कि सुमलित कीजिए। सुन रहे हो? एक तरफ शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, मध्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है। समझिएगा, शैशवावस्था बताइए 12 से 18 होगा कि किशोरावस्था होगा? जन्म से 3 वर्ष तक। हाँ, जन्म से 3 वर्ष कह लीजिए, या कहीं 5 वर्ष मिल जाता है, कहीं 6 वर्ष मिल जाता है, तो उसमें आप दिक्कत कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? बराबर बात वही होती है ना। बात करते हैं, किशोरावस्था हो गया आपका, शैशवावस्था हो गया। आ गया बात उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। बताइए उत्तर बाल्यावस्था क्या आप 6 से 12 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बताइए। हाँ सर। लेटर चाइल्डहुड, तो बिल्कुल ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। बात आई मध्यावस्था की 40 से 65 यानी 40 to 65, तो आप जरा मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बताएं। ऑप्शन बी यानी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शाबाश। ऐसे एग्जाम में भी प्रश्न को आपको करना है अच्छे से। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। एक तरफ अवस्था है, एक तरफ कार्य है। अब देखिए मैंने कल जब क्लास ले रहा था, कल नहीं परसों, मतलब लास्ट टाइम में जो क्लास मेरी हुई है, तो मैं इसको पढ़ाया हूँ। बताइए जरा मुखावस्था किसको? एरिक्सन के आगे एक तरफ उठ गया। हाँ, ये जो कार्य दिए गए हैं ये किस किस विद्वान का है? एरिक एरिक्शन। एरिक्सन का। और इस तरफ जो दिया गया है अवस्था, ये किस विद्वान का है? सिगमंड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिगमंड फ्रायड। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मैच करो फटाफट। मुखावस्था किसको होगा? किस अवस्था? विश्वास बनाम प्रतिविश्वास। अब कौन से ऑप्शन में? अच्छा पहले में ही, ठीक है। गुदावस्था एनल स्टेज। अच्छा एक चीज़ और, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब लगाइए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 49। बी का सर सामने सामने तो है। नो 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 अच्छा हाँ सर सॉरी सर। ये आपका आ जाएगा पहल। सी का 4 हो जाएगा। हाँ, पहल बनाम अपराध बोध। अच्छा, और लिंगी अवस्था की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैलिक स्टेज। हाँ इसमें ही है ये अपराध बोला। हाँ, इसमें दो ग्रंथि पाई जाती है। ग्लैंड बताइए कौन कौन सी? ओडिपस और लिबिडो मत बोलिए आप लोग, लिबिडो क्यों बोला? लिबिडो ग्रंथि नहीं है ना, लिबिडो ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रा और ओडिपस। अच्छा हो गया। तो ये किससे मैच करेगा आप बताया नहीं आप लोगों ने? उद्योग बनाम घटियापन। अच्छा वही चीज़ है, ठीक है, ये इससे मैच करेगा, ठीक है, जहाँ से उसके अंदर हीन की भावना आती है या हीनता। सुसुप्तता अवस्था हो जाएगी आपकी स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका। ऑप्शन बताइए। सी करेक्ट है ना। चलिए फटाफट करिए। मैस्लो के व्यक्तित्व के सिद्धांत में भागों का क्रम में बताइए जरा। मैस्लो का 50 क्रम में बताना, आपको क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। क्लियर? नंबर 1 शारीरिक। ओके, अब कहाँ है इसमें बताइए? ऑप्शन 1 2 तो बताइए, 1 2 3 इसमें बोलिए। में है सर, ये में है शारीरिक पहला में। एक। अच्छा ये कहाँ आत्मसिद्धि? आत्मसिद्धि कहाँ होगी मैडम? आत्मसिद्धि तो सबसे लास्ट में है। हाँ सॉरी सर मैं उसके नीचे वाला कर रही थी। अच्छा ये कर रहे हो, ये नहीं 50 वाला करो, 50 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 50। चौथा है आत्मसिद्धि। भाई सबसे पहले आता है व्यक्तित्व का अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का पदानुक्रम मॉडल, तो इसने खुद दिया है। पहले नंबर पर मॉडल का नाम ले लो, इसी का मॉडल है ये। नंबर 2 पे आप रख लीजिए मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत, उससे पहले तो ये आ जाएगा आपका
आपका उससे पहले भी तो ये आ जाएगा नंबर 4 पे मैस्लो का व्यक्तित्व का सिद्धांत। नंबर दूसरी बात आ जाएगी उसका कि अभिप्रेरणा का पदानुक्रम का सिद्धांत है। नंबर 3 पे उसका आ जाएगा आत्मसिद्धि का फिर उसके बाद उसने विकार दे दिया 5। व्यक्तित्व और आत्मसिद्धि हाँ, आ जाएगा। फिर ये देखो 5वें नंबर पहुंच गया, ये इसने बीच में स्किप किया है, पता कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्किप किया है, 5वां डायरेक्ट आ गया। फिर उसके बाद देखिए जब हो जाएगा ये आत्मसिद्धि तो फिर उसके बाद उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, मेजरमेंट होता है, रिसर्च हो होता है। जाएगा इसका आंसर बी। बी है, हाँ, चलो 4 3 1 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहुत क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, पदानुक्रम का मॉडल है, शक्ति और को क्रम में लगाना। देखिए यहाँ पे दिया है नंबर 1 पे शारीरिक 3, अब 3 ढूंढिए, ऑप्शन नंबर शायद 1 होगा। आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 पे, रक्षा और सुरक्षा कहीं पे है, नंबर 4। हाँ, नंबर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सम्मान की, सम्मान, स्नेह और तदात्मिकता, तो नंबर 2। सम्मान, सम्मान के पहले स्नेह वाला है ना। अच्छा, स्नेह, हाँ स्नेह, हाँ, सम्मान उसके बाद है। उसके बाद सम्मान आएगा, फिर आत्म सिद्धि। तो लास्ट में जिसमें 2 होगा ना, बी ऑप्शन। बी, लास्ट में 2 है ना इसमें। अरे तो लास्ट में 2 है तो नंबर 1 पे थोड़ी ना सुरक्षा है, उससे पहले ये अच्छा, शारीरिक वाला आएगा ना, तो ऑप्शन फिर क्रम से तो लगे ही नहीं है इसमें। 1 मिनट रुको, मैं क्रम से लगाता हूँ ना, नहीं लगे हैं तो सुनिए ध्यान से। नंबर 1 पर रखते हैं हम लोग सबसे पहले 3 को, फिर नंबर 2 पे रखेंगे नंबर 4 को, फिर उसके बाद सम्मान और स्नेह और संबद्धता, प्रेम और सहना तदात्मिकता का नंबर 1 पे, फिर सम्मान रखेंगे नंबर 2 पे। अब देखिए 3 4 1 2 कहाँ पे है, किसी ऑप्शन में है 1 2? नहीं है सर। ये ऑप्शन गलत दिया गया है, ऑप्शन गलत आ गया है, तो इसलिए 3 4 1 2, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यही सही रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ गलत आ गया है। चलो एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में प्रधान आवश्यकताओं को क्रम लगाइएगा। देखिए मैस्लो का फिर आ गया, बताइए सबसे पहले क्या तांत्रितापीय आवश्यकता होगी, संज्ञानात्मक होगा कि न्यूनता होगा कि वर्धन अभिप्रेरक होगा। आवश्यकता का मतलब नीड से समझ लेना जहाँ पे उसने दिया था, और अभिप्रेरक का मतलब आप मोटिवेशन को समझ लीजिएगा। ठीक है, मोटिवेशन को अब कर लेंगे आप लोग। बताइए जरा 52 का सही जवाब क्या होना चाहिए? बताइए सर, पहले अभिप्रेरक वाला होगा, न्यूनता वाला। ठीक है, सबसे पहले न्यूनता को रखेंगे, वेरी गुड, शाबाश, ये करेक्ट जवाब दिया आपने। नंबर 2 दूसरा वर्धन अभिप्रेरक। वर्धन अभिप्रेरक, ठीक है। नंबर 3 आएगा, सॉरी, उसके बाद तंत्रतापिका, ये नंबर 4, हाँ, फिर उसके बाद लास्ट में 2 आएगा। अब देखिए ये मैच हो रहा है 1 3 4 2, तो बी वाला। हाँ, फिर ये सही है ऑप्शन, इसलिए ध्यान से देख के करिएगा, है ना, 1 2 को मैच करके मत लगा दीजिएगा। ये देखिए रोलो मेये के अनुसार मानव मूल्य में बिखराव के कारणों को क्रम लगाइए। ये देखो एक विद्वान है रोलो मेये, और इसका मैं आपको बता दूं अस्तित्व जो सिद्धांत है, उस अस्तित्व के सिद्धांत में इसकी एक अहम भूमिका हुई, एक अहम भूमिका है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो आप बताइए किसको लगाएंगे? पहले समस्या समाधान की तर्कना लगाना, फिर उसके बाद आप किसको लगाओगे? गरिमा और गुण या उत्कर्ष के महत्व की बात करना। फिर ठीक है, ठीक है ना, बोलिए। फिर उसके बाद आप लगाना अपनी पहचान एवं मानव प्रकृति की संबद्धता को, फिर उसके बाद सौहार्दपूर्ण मधुर संबंध को। अब जरा देखिए 1 4 1 2 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है।
सी करेक्ट। आज का लास्ट सवाल ले लीजिए, है ना, आप लोग का भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है, आज का लास्ट सवाल ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग कल कर लेंगे, कल क्लास रहेगी। कल मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से क्लास कल ऑफ थी, ठीक है। चलिए बताइए जरा, कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रमुख भागों का क्रम बताइए जरा, कार्ल रोजर्स का, क्वेश्चन नंबर 54। अरे भाई, इनका भी व्यक्तित्व का सिद्धांत है, पहले पहले व्यक्तित्व का सिद्धांत था जी। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जानते हैं, ये तीन ऐसे इसने क्रम तीन भागों में डिवाइड किया है इसने। हाँ जी, वो स्थायी को इसने 2 भागों में भी यहीं पे कर दिया था। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसने नंबर 2, फिर उसके बाद फिर गति आएगा सर, गतिकी आ जाएगा, डायनेमिक, फिर उसके बाद आपका विकास आ जाएगा। वेरी गुड। 4 2 3 1, 4 2 3 1, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही रखो आप लोग, है ना, इसी के आगे हम लोग जो है कल क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए।